हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे सब? बढ़िया। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि बहुत दिन से हमने कहा था कि वन शॉट लेक्चर, जैसे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आया था, वैसे ही यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए हमने कहा था कि जितने भी चैप्टर हमारे पास हैं, चाहे वो फिजिकली केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो केमिस्ट्री, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सबके हम वन शॉट आपको देंगे। और वन शॉट का मतलब हो गया कि एक लेक्चर में सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पर्पज से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जितने भी टॉपिक्स हैं हम इसको कवर करने वाले हैं वन शॉट के अंदर। मतलब कि ये है, कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट होंगे सॉल्यूशन चैप्टर को लेकर वो खत्म हो जाएंगे। फिर लेक्चर आने के बाद पहले एक वन शॉट वीडियो में लेक्चर खत्म करेंगे, दूसरा एक वन शॉट लेकर आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल का सेशन लेंगे। तो पहले फिजिकली केमिस्ट्री पूरी खत्म करेंगे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये तीन चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इनको खत्म करने के बाद इन पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं या क्वेश्चन है, फिर एक सेशन लेकर आऊंगा, उस पर सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर इनऑर्गेनिक में दो चैप्टर हैं आपके, डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको भी एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, वन शॉट करके दो वीडियो लाऊंगा। उसके बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दूंगा, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। आई होप आप सब मस्त होंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। इतना पढ़ने के बाद कंसेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर आप चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। अनसॉल्व ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, जो भी मन करे कोई भी, उसके बाद उसी हिसाब से अपने कंटेंट को तैयार कर लो। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा वरीड नहीं होना है। चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं, बस इतना समझना कि क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना। फालतू की कंटेंट अपने पास इकट्ठा कर लोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत बनना स्टार्ट हो जाती है। समझ गए मेरी बातें? नमस्कार सभी को बेटा, कैसे हो? सभी को गुड इवनिंग है हमारी तरफ से, सभी को गुड इवनिंग है। सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से मस्त जाइए, मच जाइए। तो कि आज का लेक्चर जो होने वाला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सॉल्यूशन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट, सेकंड चैप्टर का वन शॉट, सारे चैप्टर का वन शॉट आपको मिलेगा। तो ये पहला लेक्चर है और मंडे मंडे हम आते हैं आपको आगे। ठीक है बेटा? तो मंडे को ही आपके लिए हम आएंगे वन शॉट, मतलब कि एक बार में चैप्टर को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो बढ़िया है, एकदम मस्त तरीके से स्टार्ट करें। सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सोल्यूशन का ये एक ऐसा मात्र है, सोल्यूशन तो कैसा भी बनाया जा सकता है। सोल्यूशन तो कैसा भी बनाया जा सकता है भाई, दो चीज को मिला वो बन गया सोल्यूशन अपने आप में। वो कैसा भी सोल्यूशन हो बन गया। लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले होमोजेनियस मिक्सचर की बात करने वाले हैं। मतलब मैं उसी सोल्यूशन की बात करूंगा, वही चीजों की बात करूंगा जहां पूरी तरह से कोई ना कोई दूसरी चीज में डिजोल्व हो जाए। एक चीज दूसरी चीज के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए, सिर्फ उसकी बात होगी इस चैप्टर के अंदर। अब उसमें दो कंपोनेंट हो सकते हैं, तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, देयर वर द थ्री टाइप्स, टू टाइप्स, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे एक सपोज करो, एक नॉर्मल से मैं एग्जांपल लेता हूं, समझना मेरी बात को। ठीक है? तो नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूँ, ये देखो पानी है, पानी का बोतल है, देखो इसमें क्या है, पानी अकेला है। इसके अंदर मैं नमक मिला दूं, समझो आप, सपोज करो मैं इसके अंदर नमक मिला दूं, तो घुल जाएगा, हो गया, ये सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन होमोजीनियस है या नहीं है, इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसको हम जानेंगे? तो अगर कोई चीज पूरी तरह से डिजोल्व हो चुकी है तो होमोजीनियस है, अगर नहीं डिजोल्व हो रही है तो होमोजीनियस नहीं है। तो इसी वजह से कहता है कि जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। टू मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट उसके साथ मिले होते हैं। जैसे इसके अंदर नींबू मिला दो, तो नींबू का जो रस होता है वो भी पानी मिल जाएगा। तो अभी आपने क्या मिलाया, वाटर, साल्ट एंड नींबू का रस, तीनों चीज को मिला दिया तो तीन हो गए ना, दो से ज्यादा हो गए कंपोनेंट। तो ऐसा भी होता है, मतलब दो भी मिला सकते हो, दो से ज्यादा भी मिला सकते हो कंपोनेंट। समझ गए मेरी बात है? तो वही होता है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का सिंपल सा फंडामेंटल है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं बेटा? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर देन सब्सटेंस। समझ गए? मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों से जो मिलकर बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, विलियन बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन उनकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित। द वेयर द कंपोजिट कैन बी द वेरिएट एंड विद इन द सर्टेन लिमिट, निश्चित मात्रा में मिले होने चाहिए, उससे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोल देते हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है, सिंपल सा फंडामेंटल है कि जब दो लोग को हम मिलाते हैं और दोनों एक दूसरे में आपस में डिजोल्व हो जाए। अगर डिजोल्व हो जा रहे हैं तो वही सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई साहब? अब सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सबको पता है। सोल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं भाई? दो कंपोनेंट होते हैं। कितने? दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट।
ठीक है, एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जो सोल्यूट होगा उसकी मात्रा हमेशा सोल्यूशन के अंदर कम होती है। मतलब कि फंडामेंटल सिंपल सा है, अगर ये वाटर है, वाटर के अंदर हमने साल्ट को डिजोल्व किया, तो वाटर और साल्ट में किसका कंपोजिशन ज़्यादा है, किसकी मात्रा ज़्यादा है? भाई पानी और नमक को साथ में मिलाया आपने, तो पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है कि नमक की? जगह भी ये शिकंजी बनाए हो, शरबत घर पे बनाए होगे ना, तो जो शिकंजी बनाते होगे तो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की या पानी की? अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। नमक की मात्रा ज़्यादा हो तो जिसके कंपोजिशन ज़्यादा है, जिसके कंपोनेंट ज़्यादा है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। जिसका कम होगा वो सोल्यूट हो जाएगा। डिपेंड कब करेगा, सोल्यूशन के अंदर डिपेंड करेगा, वरना ऑलवेज हर चीज सोल्यूट ही नहीं होता, सॉल्वेंट होता है। समझो, अगर कोई चीज सिंगल है, जैसे इसके अंदर हम कुछ नहीं मिलाए हैं, तो सिर्फ एक सॉल्वेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सॉल्वेंट माना जाएगा। लेकिन इसके साथ हम किसी चीज को इसके साथ मैंने मिला दिया, इसको मिक्स कर दिया, उसके बाद डिपेंड करता है कौन कितनी मात्रा में ज्यादा है, किसके कंसंट्रेशन ज्यादा नजर आ रही है, उसको हम क्या मान लेंगे, सोल्यूट मान लेंगे, उसको हम क्या मान लेंगे, सॉल्वेंट मान लेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या होता है सोल्यूट, कितने कंपोनेंट्स होता है सोल्यूशन का, दो, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। यही दोनों होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, सोल्यूशन के अंदर हम पढ़ने के वाले क्या है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजों पे हम अच्छे से बात करेंगे। देखो सबसे पहले चीजें हम, तीन कंपोनेंट है। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ेंगे, इसमें कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ये, और सोलुबिलिटी पढ़ेंगे, हम सोलुबिलिटी पे बात करेंगे। सोलुबिलिटी में यहाँ पे तीन लॉ आ जाएंगे हमारे पास। एक हमारे पास हेनरी लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेनरी लॉ हो जाएगा। एक राउल्ट लॉ हो जाएगा, राउल्ट लॉ हो जाएगा हमारे पास। और एक हो जाएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास फिर इसके चार पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हो जाएगा। एक हमारे पास होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। एक फ्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। और एक हमारे पास हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ओस्मोटिक या ओस्मोसिस को बोलते हो, ओस्मोसिस बोलते हो, ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ओस्मोटिक क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा। ये भी तुमको पता होना चाहिए, है ना बेटा। उसके बाद डिप्रेशन ऑफ, एक होता है हमारे पास प्रेशर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। अब कंसंट्रेशन टर्म के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, एंड इन सारी चीजों पे भी हम अच्छे से बात करेंगे। सारी चीजों पे हम मतलब बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो, यहाँ से आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स बनाने के लिए सिंपल सा फंडामेंटल है, जो चीजें पढ़ाया जाएगा वो मैं अपनी लैंग्वेज में समझा दूंगा। अपनी लैंग्वेज में मैंने लिखा भी है, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या होता है, ए सोल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर, पदार्थों के समांगी मिश्रण से क्या बनता है बेटा, सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। और यहाँ पे वेयर द कंपोजिशन कैन बी द वेरीड द विद इन ऑफ द सर्टेन लिमिट, निश्चित अनुपात में मिले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए वो, एक निश्चित अनुपात में मिले होने चाहिए। तो मतलब आप इसको ऐसे बना सकते हो, किसी भी निश्चित अनुपात में मिले दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन बोल देते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड का कुछ मीनिंग होगा, जैसे यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है सिंपल सा फंडामेंटल। भाई साहब ये हमारे पास है बोतल, इसके अंदर हम नमक मिला दें, साल्ट या चीनी, जो भी आप शुगर ले लो ऐड कर दो। अब शुगर को पूरी तरह से घोल लो, इसके अंदर डिजोल्व कर लो। अभी आप यहाँ से टेस्ट करो, बीच से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, तीनों जगह से अगर टेस्ट है उसका इक्वल आ रहा है, समान हो रहा है, तो समझ लेना कि वो होमोजेनियस है। और तीनों जगह से वो, तीनों जगह पे अगर उसके जो हमारे पास टेस्ट है वो अलग अलग आ रहा है, तो वो होमोजेनियस नहीं है। मतलब पूरी तरह से जो उसके अंदर डिजोल्व हो जाए, हर कंसंट्रेशन उसके समान पार्टिकल्स में क्या हो जाए,
डिवाइड हो जाए, बस ऐसा समझ लो इसको। क्या होता है, होमोजीनियस होता है। अब वो दो भी हो सकता है और दो से अधिक हो सकता है। जैसे आप शुगर के अंदर शुगर और प्लस वाटर ऐड कर दिया, तो ये दो कंपोनेंट है, ठीक है, दो लोग हैं। लेकिन आपने इसके अंदर लेमन जूस भी कर दिया, मतलब यहाँ लेमन के क्या हो गया, जूस भी ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे नींबू का रस भी डाल दिया, तो तीन कंपोनेंट होंगे और तीनों आराम से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में घुल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। और सबका जो, अगर हम यहाँ से टेस्ट करें, ऊपर से टेस्ट करें, नीचे से टेस्ट करें, बीच से टेस्ट करें, कहीं से भी टेस्ट करें, उसका समान इक्वल में टेस्ट समान ही आएंगे, उसको हम होमोजीनियस बोल देंगे। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट आते हैं फटाफट जल्दी से, आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन को सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूं, लेकिन इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्लास 9th की कैटेगरी होती है, क्लास 9th का कंजर्वेशन होता है। जैसे होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, तो ये सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है और इतना कंपोनेंट में पूछा भी नहीं जाता इतनी चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, पूरी इंपॉर्टेंट क्या है, हेनिड्रा, राउल्ट लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, और मोलारिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन एंड मोल, एंड हमारे पास ये सारे कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन में है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम बात करेंगे। ठीक है भाई साहब, चलो बहुत बढ़िया। तो इस बात का ध्यान देना, जैसे यहाँ पे सैचुरेटेड है, इस पर हम बात करेंगे नहीं, आपकी इच्छा करे तो इसको आप लिख सकते हो, लेकिन इस पर हम बात नहीं करें, क्लास 9th की है। यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा चैप्टर। हमने कहा ना हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, जितने टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जितने टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाएगा, उतने ही टॉपिक को तुम कवर अप कर लेना, उतने टॉपिक को खूब अच्छे से, उसमें तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके होंगे इसके बाहर से नहीं होंगे, इसके बाहर से नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसी के कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है भाई, तो जितना बताया जाए प्लीज उसको अच्छे से देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। समझ गए भाई साहब, चलो स्टार्ट करते हैं। द एक्सप्रेशन द, हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पहले ये बात जान लो। देखो दुनिया की जितनी भी चीजें बनती हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। जैसे सपोज करो, एक ब्रश करते हो, टूथपेस्ट करते हो ना, ब्रश होता है, जो टूथपेस्ट आप करते हो उस टूथपेस्ट के अंदर नमक भी मिला होता है, शुगर भी मिली होती है, ऐड हुआ होता है, साल्ट ऐड हुआ होता है, बहुत सारे फ्लोराइड भी उसके अंदर मिला होता है, और बहुत सारे कंपोजिशंस उसके अंदर ऐड हुए होते हैं। कौन कितनी मात्रा में ऐड हुआ है, पीछे स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। सिरप पीते हो कोई भी खांसी की, तो उस पे पीछे स्पेसिफिकेशन लिखना होता है कि इसमें इतना शुगर ऐड है, इतना प्रोटीन है, इतना इसमें कफ सिरप है, इतना इसमें अल्कोहल है, इतना इसकी कंसंट्रेशन, सबकी कंसंट्रेशन कॉजन्स में लिखी होती है। तो वो जो सोल्यूशन बनता है ना, तो वो सोल्यूशन एक अलग का कंपोजिशन बनाता है, मतलब वो सोल्यूशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन वहीं पे काम आता है, ये जो पढ़ने जा रहे हो ये कंसंट्रेशन वहीं पे काम आता है, इसके अलावा और काम में नहीं आता है। तो कंसंट्रेशन का सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ पे, कंसंट्रेशन का सिर्फ इतना सा मतलब है यहाँ पे कि जो कंसंट्रेशन आप पढ़ने जा रहे हो, जो कंसंट्रेशन आप पढ़ने जा रहे हो, उस कंसंट्रेशन में, जैसे सिरप की बोतल आपके पास है, जैसे चीनी है, शकंजी बनानी है आपको, सब्जी बनानी है आपको, चावल बनाना है आपको, दाल बनाना है आपको, तो आप कितने मात्रा में किसी चीज को ऐड करोगे। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। मान लो तुम्हें एक परफेक्ट शिकंजी बनानी है, शरबत बनाना है, ठीक है, तो जैसे आप स्प्राइट पीते हो ना, तो उस स्प्राइट के अंदर ना एक करेक्ट वेटेज होता है, एक करेक्ट वेट दिया होता है, जैसे पानी की इतनी मात्रा होनी चाहिए, शुगर की भी इतनी ही मात्रा होनी चाहिए, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला होता है उसकी भी इतनी मात्रा होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। तो ये कौन बताता है, कंसंट्रेशन टर्म बताता है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर हमें किस क्वांटिटी में किसी को ऐड करना है या नहीं करना है, ये कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करता है। क्या करता है, कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करता है। और कंसंट्रेशन का जो हिंदी में मतलब होता है, इक्वल में उसकी मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है मात्रा, किसी चीज की मात्रा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, शांतता, शांतता का मतलब क्या होता है, किसी की मात्रा। किसकी मात्रा, जो भी चीज हो, जैसे आपने ऐड शुगर ले रखा, शुगर की मात्रा। तो किसी भी चीजों को सोल्यूशन के अंदर क्या क्या ऐड कर रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन मतलब उसकी मात्रा। क्या बोल दिया गया कि यहाँ शुगर का कंसंट्रेशन कितनी है, तो शुगर की मात्रा कितनी है। बोल दिया गया यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो कितने, मतलब वही है चीजें। समझ गए मेरी बातें, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, चलो
अब मेरी बात को ध्यान रखें, कंसंट्रेशन गिव दैट द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन द डिफिनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट डिजोल्व है, इसको जानने के लिए जिस चीज के हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो इस वाटर, ये पानी है, इस पानी क्या है, प्योर पानी है, तो ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर कितना ज्यादा सोल्यूट, सोल्यूट में शुगर हो सकता है, साल्ट हो सकता है, कितना ज्यादा मिलाया जाए कि ये एक परफेक्ट सोल्यूशन बन सके, यही है तुम्हारा कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म दो तरह से होते हैं, इस बात का ध्यान देना। कंसंट्रेशन टर्म दो तरह से होता है, एक होता है फिजिकल, सबसे पहले यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है बेटा, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म ध्यान से सुनो। कंसंट्रेशन दो तरह से होता है, यहाँ पे दो तरह से कैसे होता है सर, समझाते हैं। कैसे होता है, एक होता है फिजिकल कंसंट्रेशन, एक होता है फिजिकली टर्म। क्या होता है, फिजिकल टर्म होता है, एक होता है फिजिकल टर्म, और एक होता है केमिकल, एक होता है केमिकल। अब सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये बता दीजिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है मैं समझाता हूँ। अच्छा समझो, तो तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी, ये केमिकल कंसंट्रेशन। एक होता है स्मॉल एम, दिस इज द मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, एन। एन का मतलब क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल, स्मॉल एन होता है ये, ठीक है। फिर हमारे पास होता है सर एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है। फिर हमारे पास होता है एन। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी। तो ये हमारे सारे क्या है, ये हमारे सब केमिकल टर्म्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, इनसे ही क्वेश्चन बनता है। और एक बात का हमेशा ध्यान देना, जहां मोलारिटी है, मोलैलिटी है, मोल है या मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा जिसका नाम है मोल। वो मोल ऑलवेज आता है। मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। समझ गए मेरी बातें, तो मोल हर हाल में आएगा, इस बात को देना। फिजिकल टर्म के अंदर क्या क्या आएगा दिखाते हैं। इसके अंदर आता है वेट बाई वेट, सबको पता होना चाहिए, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज होता है। दूसरा होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, सेम चीज है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एक होता है वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और एक हमारे पास होता है पी, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में हमको ये पढ़ना होता है। तो बात आ गई सर फिजिकली ज़्यादा पढ़ेंगे केमिकली, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सर फिजिकली हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसको बता देंगे, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ये सारे टर्म्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम मोल से स्टार्ट करेंगे, मोल के बाद हम मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम मोलारिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे, चीज़ों को हम पढ़ाएंगे और अच्छे से तुमको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकली टर्म को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्किप करेंगे, और स्किप करके हम किस पे बात करेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे स्किप करके हम बात करेंगे किस पर, सिर्फ केमिकल टर्म पे बात करेंगे। मतलब ये सारे केमिकल टर्म है जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर्स के लिए, ये केमिकल टर्म। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो स्टार्ट लिया जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन गिव्स दैट द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन द डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की कितनी मात्रा, कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, ये ज्ञात करने के लिए, ये जानने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल टर्म होता है और एक केमिकल टर्म होता है। फिजिकल टर्म के अंदर हमारे वो आते हैं जिनको शॉर्ट में हम बोलते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, ऐसे बोल दिया जाता है। इसको हम वी बाई वी परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं, इसको हम डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज के नाम से जानते हैं, इसको हम शॉर्ट में पी पी एम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। तो ये शॉर्ट्स में ये भी सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं मोलारिटी, मोलारिटी और इस पर, और उसके बाद मैं इस पर भी बात करूंगा छोटा सा, इस पर भी मैं आपको लेक्चर दे दूंगा, इस पर भी सारी चीजों पे हम बात कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं एक बार में समझाना चाहूँ तो समझा देता हूँ, ऐसे समझो।
ऐसा समझो, सबको मैं समझा देता हूँ ताकि तुमको प्रॉब्लम्स ना आए, किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए और दिक्कत सारी खत्म हो जाए बच्चा बड़ी। इसको मैं लॉक कर दूं थोड़ा सा, ताकि सारी चीज़ें लिखनी है यहाँ पे, तो लिखनी है तो फिर चीज़ें थोड़ा एडजस्टेबल होना चाहिए बच्चा पार्टी। और कोई किसी से बात नहीं करेगा लल्ला पार्टी, कोई किसी से बात ना ही करेगा, समझ गया ना? जी सर। देखो ऐसा समझ लो यार, वेट बाई वेट परसेंटेज का क्या मतलब होता है मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। वेट बाई वेट जो परसेंटेज होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है हमारे पास, है ना? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है। एक होता है वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये सब में 100 ग्राम की बात करेंगे, शब ये 100 ग्राम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चा पार्टी? शब ये किसकी बात करेंगे? 100 ग्राम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये 100 ग्राम की बात करेंगे। कैसे सर? समझाते हैं, आओ समझाते हैं तुम। सबसे पहले इसका यूज कहाँ होता है ये बताइए, आप सारी बात छोड़िए। सबसे पहले इसके यूजेस कहाँ होते हैं? जैसे वेट बाई वेट, वेट बाई वेट का मतलब समझो आप, जैसे कोई बहुत प्योर चीज़ है, जैसे सोयाबीन का आटा होता है, तो सोयाबीन आटा किसका होता है? एक्चुअल में प्योर सोयाबीन का होता है, लेकिन अब वो तो केजी में होता है। अब उसको उसके अंदर मिलावट कर दी जाती है, क्योंकि प्योर जो सोयाबीन होता है वो महंगा आता है, तो वो आटा मिला देते हैं, उसके अंदर मैदा मिला देते, मैदा आटा सस्ता होता है, मिला देते हैं। तो क्या हो गया? मिलावट हुई कि नहीं हुई? मिलावट हुई कि ना? तो इस तरह के जब हम मिलावट लावट करते हैं ना, उसमें हम वेट बाई वेट की बात करते हैं। तो वेट बाई वेट की बात करते हैं यहाँ पे, समझ गए मेरी बातें? तो अगर इसकी डिफिनीशन लिखी जाए कि इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे ए सॉल्वेंट, ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution is known as W परसेंटेज। इसे हम क्या बोलते हैं? V यानी W परसेंटेज बोलते हैं। तो ये सोल्यूट जो होता है, जो सोल्यूट होता है, वो प्रेजेंट होता है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सोल्यूट की मात्रा, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेट, वेट बाई वेट, सिंपल में इसको W परसेंटेज बोल सकते हैं, या आप वेट बाई वेट बोल सकते हो। ठीक है भाई, मतलब ये जो वाटर है इसका सोल्यूशन कितना होना चाहिए? 100 ग्राम होना चाहिए, उसके अंदर आप ऐड कर दो किसी चीज को, तो हम उसको क्या मान लेंगे? वेट बाई वेट बोल देंगे। फार्मूला क्या होगा? वेट बाई वेट परसेंटेज का फार्मूला कैसे निकालोगे आप? तो लिखोगे यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ले सकते हो आप, सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। किसी चीज का जब परसेंटेज निकालते हो ना बच्चा, तो आगे 100 से मल्टीप्लाई करते हो। किससे? 100 से क्या करते हो? मल्टीप्लाई होने चाहिए आगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज है यहाँ पे, क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा सर? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वी बाई वी परसेंटेज बोलते हैं, वी बाई वी परसेंटेज बोलते हैं। सेम चीजें होंगी, जहां ग्राम है वहां पे हम वॉल्यूम लिख देंगे, बस खत्म। ठीक है, तो ये सॉल्यूट लिख दो, ये एसोल्यूट, यहाँ पे एसोल्यूट, एसोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml of solution, 100 ml of solution is known as V by V परसेंटेज। समझ गए? तो 100 ml के अंदर, 100 ml सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो भी मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज। इसका यूज कहाँ होता है सर? ऐसा समझो, ये वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लिक्विड चीजें के लिए यूज होता है। जैसे अल्कोहल में पानी ऐड करो, तो अल्कोहल और पानी को ऐड करके ज्यादा मात्रा बना दिया जाए, तो क्या है? एक तरह का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का सॉल्यूशन होता है। जैसे अल्कोहल के अंदर पौवा, जानते हो ना पौवा, उस पौवा के अंदर जब ऐड करते हो तो उसमें यूज होता है इसका। ठीक है, क्या होता है फार्मूला इसका? वी बाई वी परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? बस वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जो भी बोलना चाहो यहाँ पे, सॉल्यूट सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यही होता है हमारे पास क्या बच्चा, वॉल्यूम परसेंटेज होता है। अच्छा सर वेट वॉल्यूम क्या होता है भाई? सीधा सीधा बोल सकते हो 100 एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, इसमें ग्राम में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो सल्यूट होगा मैं ऐसे ऐसे ऐड कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान बन जाए। छोटा बनाऊंगा इसका डिफिनेशन, बहुत छोटा बनाऊंगा। लिखो ये सल्यूट, जो सल्यूट होगा किसमें होगा? वो ग्राम में होगा। किसमें होगा? ग्राम में होगा। प्रेजेंट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। उसको क्या बोल देंगे हम? वेट बाई वॉल्यूम बोल देंगे। एक सल्यूट जो होता है वो ग्राम में होना चाहिए और एक सोल्यूशन किस में होना चाहिए? ml में होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम, डब्ल्यू वाई भी बोलते हैं इसको हम, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, इसका नाम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। फार्मूला सिंपल सा होगा, वही फार्मूला जो फार्मूला आप लिखते आए हो। क्या होगा भाई? डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, सिंपल सा फॉर्म। तो यहाँ पे होगा सीधा सीधा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 होना चाहिए। तो ये हो गया इसका फंक्शन, ये हो गया इसका वेट बाई मोलारिटी, ये वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फंडामेंटल और फंक्शन हमारे पास हो गया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ लिया जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े हम, जल्दी बोल दो, आगे बढ़ लिया जाए। चलो अब आता है सर पार्ट्स पर मिलियन, इसका यूज कहाँ होगा? अच्छा एक बात हो गई सर, इसका यूज कहाँ होगा? वेट बाई वॉल्यूम का। अरे भाई जैसे पानी के अंदर नमक मिला रहे हो ना, तो कितनी मात्रा मिलाना है किसी सोल्यूशन को बनाने के लिए, किसी पानी के अंदर चीनी को कितना ऐड करना है, कितना नहीं ऐड करना है, इस प्रकार का जब सोल्यूशन यूज करते हैं तो हमेशा ज़्यादातर हमको ये वाला सोल्यूशन देखने को मिलता है हमारी डेली लाइफ में। तो ये इसका यूज में होता है, ये इसके यूज में आता है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो यहाँ पे टाइप ऑफ सोल्यूशन के अंदर एक हमारे पास और है पीपीएम, जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। नाम क्या है इसका? पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन। क्या है? पर मिलियन। मिलियन का मतलब जानते हो ना? 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख। 10 लाख का मतलब 10⁶, पता है ना? ये कहता है 10⁶ लाख। नहीं समझे? ये यूज कहाँ होता है पहले ये समझो। जैसे रक्षाबंधन आता है, दीपावली आती है, तो 50 किलो खोआ की मिठाई बनाते हैं। तो 50 किलो खोआ की मिठाई में ना लगभग 10 किलो तो मैदा मिला देते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर कोई बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो, किसी सोल्यूशन की बहुत बड़ी क्वांटिटी हो और उसके अंदर थोड़ा सा कोई चीज़ मिक्स कर दो, जैसे कुआं है, कुएं में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, समुद्र है, समुद्र में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसमें तुम थोड़ा सा, समुद्र के लिए एक बोरी चीनी की मात्रा मतलब कुछ नहीं है, समझो आप। जैसे ये बॉटल है, ये बोतल के लिए एक चुटकी भर नमक इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा समझो कि जब जहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, सोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और उसके अंदर आप थोड़ा सा सोल्यूट मिलाए हो, थोड़ा सोल्यूट मिलाए हो, उस प्रेजेंस में, उस कंडीशंस में पार्ट्स पर मिलियन यूज होता है। जैसे खोआ में देखो बहुत ज़्यादा मिला देते हैं, मिलावट कर देते हैं। ठंडे में बोतल होती है जो हमारा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है तो उसके अंदर थोड़ा सा फ्रेग्रेंस मिला देते हैं। जैसे अब शिंट होता है, परफ्यूम होता है, उस परफ्यूम के अंदर पूरा गैस होती है, गैस के अंदर थोड़ा सा पानी मिला के उसका थोड़ा सा परफ्यूम का कोई लिक्विड डाल देंगे, पूरा बन जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को दिखाई देता है। जैसे आप एक बाल्टी नमक, अरे सॉरी, एक बाल्टी पानी लेते हो, उस पानी के अंदर छोटा सा एक चुटकी भर रेड या वाइट, रेड या ग्रीन कलर डाल दो तो पूरा पानी क्या हो जाता है? ग्रीन या रेड हो जाता है। तो वो इफेक्ट को तो करता है, वो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट करेगा। तो उस क्वांटिटी में जब चीज़ों को मिलाया जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पार्ट्स पर मिलियन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पार्ट्स पर मिलियन बोल देते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए सिंपल सा फंडामेंटल क्या है? पार्ट्स पर मिलियन के लिए सिंपल सा फंडामेंटल क्या है कि जो हमारे पास किसी भी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, आ सल्यूट प्रेजेंट प्रेजेंट इन 10 लाख बोल सकते हो आप, 10 लाख या 10⁶ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ
सोल्यूशन। इसको हम क्या बोल देंगे, पार्ट्स पर मिलियन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम, पार्ट्स पर मिलियन बोल देंगे। पीपी बराबर पीपीएम बराबर पीपीएम बराबर क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा इनटू में 10⁻⁶ हो जाएगा। ये हो गया इसका फार्मूला। और ये यूज में भी आएगा, इस बात का ध्यान देना, ये यूज में भी आएगा, इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना चीज़ें, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी के सारे टर्म। अब हम थोड़ा केमिकल के बारे में बात करेंगे, और केमिकल को हम अपने हिसाब से अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मोलारिटी की। मोलारिटी क्या होती है भाई, सिंपल समझना। सबसे पहले मोलारिटी और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में, मोलारिटी और मोलारिटी में दोनों साथ में पढ़ाऊंगा। मोलारिटी और मोलारिटी में दोनों साथ में पढ़ाऊंगा। एक तरफ हम लिखते हैं मोलारिटी और दूसरी तरफ हम डालेंगे मोलारिटी। ठीक है, तो मैं दोनों को साथ में ही यूज करूंगा, दोनों को मैं साथ में ही यूज करूंगा। ठीक है भाई, चलो एक तरफ मैं यूज करता हूँ मोलारिटी, इसको हम स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब दोनों को पढ़ने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन समझो। इन दोनों को पढ़ने के लिए तुम्हें मोल आना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोल। क्या आना चाहिए बच्चा, मोल। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मोल को हम जनरली स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे जो मोल होता है उसको हम जनरली स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। तो मोल बराबर होता है, जानते हो क्या, मास अपान मोलर मास। क्या होता है, मास अपान मोलर मास होता है। तो मास किसका, मास जिसका भी तुम्हें मोल निकालना होगा। तो इसको जनरली हम स्मॉल डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं और इसको हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है, एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, ऐसे भी आता है। तो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको पता होगा स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मास है, और जो कैपिटल डब्ल्यू है मोलर मास है। ठीक है, अब बात आ गई सर इसका डिफिनीशन क्या होगी। तो सिंपल सिंपल बोल दोगे, रेशियो ऑफ, देखो यहाँ ये दोनों बटे में है ना, बटे में तो मतलब रेशियो है, रेशियो। तो मास एंड रेशियो ऑफ, सीधे से ले सकते हो आप, रेशियो ऑफ मास एंड मोलर मास। मोलर मास इज नो एज मोल। तो मोल के नाम से जाना जाता है, बस बात खत्म हो गई। ये हो गई इसका जनरली डिफिनेशन। ये क्या होगा इसकी जनरली डिफिनेशन। तो जब भी तुम मोलारिटी निकालोगे या मोलारिटी निकालोगे तो तुम्हें मोल पता होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। बिना मोल के तुम किसी को डिफाइन नहीं कर सकोगे, इस बात का ध्यान देना। तो मोल तो तुम्हें हर हाल में आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, उसके बाद हम आगे इसको इरेज करेंगे, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट। चलो भाई, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आसानी से, ताकि तुमको दिक्कत नहीं आए। समझे, नहीं समझे, समझना पड़ेगा जी। नहीं समझोगे तो दिक्कत तो आएगी। देखो यहाँ पे मोलारिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। जो मोलारिटी होती है ना, ये सॉल्यूशन के लिए होती है, इस बात का ध्यान देना। सबसे पहली चीज है, इसमें सिर्फ एक ही एल है, किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होती है। और जो मोलारिटी होती है ना बच्चा, ये सॉल्वेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है, ये सॉल्वेंट के लिए होती है, इस बात का ध्यान देना। किसके लिए होती है, ये सॉल्वेंट के लिए होती है। 1 kg सॉल्वेंट के लिए ये होती है। 1 kg को आप 100 नहीं 1000 ग्राम भी बोल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे सोल्यूशन किसके लिए होता है, 1 लीटर के लिए होता है, या 1000 ml के लिए बोल सकते हो। आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी इच्छा है, जैसा भी इसको डिस्क्राइब करना चाहो भाई, आप पे डिपेंड करता है। चाहे आप 1000 ग्राम लिख, सॉरी 1000 ग्राम लिख दो, चाहे आप 1000 ग्राम की जगह अब वहाँ पे 1000 ml लिख दो, चाहे आप 1 लीटर लिख लो, चाहे आप 1 kg लिख लो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा होता कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफिनीशन। सिंपल सा क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, ए मोल्स ऑफ solute present of 1000 ml of solution 1000 लिखिए, आप 1 लिख देते। ए मोल्स ऑफ solute present of 1000 of solute present in 1000 ml of solution
कार्ड मोलारिटी, सिंपल सी बात है, कार्ड मोलैरिटी यानी स्मॉल एम बोलते, सॉरी कैपिटल एम बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम। तो भाई 1000 ml 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या है ना, विलेय के मोल की संख्या, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन द 100,000 ml ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड इज द मोलारिटी। इस तरफ से आप इसको कर सकते हो। अच्छा, किताब में क्या लिखा होता है, किताब की लैंग्वेज थोड़ा अलग होती है बच्चा, किताब की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होती है, मैं किताब वाली लैंग्वेज लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा पानी पी लूँ यार, 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट चाहिए, बस 1 मिनट चाहिए आपके लिए, बस 1 मिनट चाहिए बेटा, क्या चाहिए, 1 मिनट चाहिए, ठीक है। तुम लोग आपस में बातें मत करो, आपस में बातें करोगे तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, आपस में बातें करोगे तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ देखो, जितने टॉपिक इस पर, ये जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, ये कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है इस पर न्यूमेरिकल भी करवा दिया जाएगा। जब न्यूमेरिकल करवा दिया जाएगा तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ समझ गए, हाँ चलो आ जाओ, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए, ये इन मोल, ब्रेकर में लिख दे रहा हूँ इन मोल, मतलब ये मोल्स में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, मोल में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए बेटा, ये मोल में होना चाहिए, मतलब कि जो हमारे पास सॉल्यूट के जो अमाउंट है वो किसमें होना चाहिए, मोल में होना चाहिए, किसमें उसमें होना चाहिए, मोल। डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये तुम्हारी किताब की लैंग्वेज, ऐसे लिखा होता है किताब में, लेकिन हमने क्या लिखवाया है आपके लिए, जो आसान हो उसको लिख लो, ऐसे ऐसे जो आपके लिए आसान हो उसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट प्रेजेंट इन, और ये जो सॉल्वेंट होगा वो होगा किसमें, इन मोल में होगा, किसमें होगा, ये मोल में होगा, ठीक है। प्रेजेंट इन 100 ml 100 ml, सॉरी 1000 ml या 1 लीटर, जो भी लिखना चाहो आप, ऑफ सोल्यूशन, हो गया। ये भी है अपने हिसाब से, वो भी है अपने हिसाब से, जो तुम्हारी इच्छा करे उसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटाऊंगा दोनों में से। ए सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द 1000 ml 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नो एज, लिख सकते हो यहाँ पे, नोज एज मोलारिटी। तो ये अपने हिसाब से तुम डिफाइन कर सकते हो, ये अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो, तो जो भी आपको सही लगे, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन मोल डिजोल्व इन द पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में से मैं मिटाऊंगा फटाक से, जिसको लिखना हो लिख लो फटाक से, जल्दी लिख लो बच्चा बाड़ी, चलो 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 चलो, ठीक है चलो आओ आगे, ठीक है, एक को लिख लो चाहे जिसको लिख लो, ठीक है बच्चा चलो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इधर देखो, सेम चीज है, सेम चीज है, सेम डिफिनीशन, अमाउंट, सेम चीज है, वही डिफिनीशन सेम होगा इधर ही, अमाउंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें होगा, ये मोल में होगा, किसमें होगा, ये मोल में होगा, इन मोल डिजोल्व डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये सॉल्वेंट में होगा, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित, उपस्थित किसका, सोल्यूट के मोल्स को हम यहाँ पे मोलालिटी बोल देते हैं। आपको इस तरह लिखना हो इस तरह लिख लो, या आपको डिफिनीशन मेरी लैंग्वेज में लिखना हो उस तरह लिख लो, ये भी आसान ही है, बहुत आसान है मेरे मेरे ख्याल से,
किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सॉरी। चलो यहाँ पे तो ये लिख भी सकते हो, आ सॉल्यूट प्रेजेंट प्रेजेंट ऑफ 1 kg, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन। ऐसा लिख सकते हो भाई, आप लिख लो भाई यहाँ पे, आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। डिफिनीशन अपने हिसाब से मॉडिफाई करा करो, वरना किताब वाली डिफिनीशन तुम्हें याद नहीं हो पाएगी सोल्यूशन। और यहाँ पे सोल्यूट होगा वो भी किस में होगा भैया, मोल में होगा। किसमें होगा, वो भी मोल में होगा, तभी तुम्हारा काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। समझ गए बच्चा पार्टी, आपकी जो मर्जी हो वो कर लो, ठीक है। दोनों के फार्मूला सेम है, मैं इरेज कर देता हूँ। दोनों के फार्मूले सेम है, जो आपकी इच्छा करे एक को लिख लो, एक दोनों में से एक सही है हर हाल में, ठीक है। चलो इसके फार्मूले क्या होते हैं, सेम चीज, कैपिटल एम मोलारिटी होता है, यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होगा, ये लीटर में होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा लीटर में। सेम फार्मूला, स्मॉल m बराबर यहाँ पे वही चीजें हैं, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, और ये किसमें होगा, केजी में होगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है बेटा। किसमें होगा, ये केजी में होगा। अब एक बात का ध्यान से सुनो, यहाँ पे जिसको कुछ नहीं पता है वहां पे ध्यान से सुनो। देखो जब आप मोल की बात करते हो ना लल्ला, तो मोल बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, मोल को हम एन से डिफाइन करते हैं, यही तो होता है। और एन बराबर होता क्या है, डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे आप, कुछ देर पढ़े थे, यही होता है ना। हाँ सर। अब किसका मोल निकालने जा रहे हो आप, यहाँ ध्यान से सुनना। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मोल्स ऑफ सोल्यूट कह रहा है, तो किसका मोल निकालना है, मोल ऑफ सोल्यूट बराबर होगा क्या, मोल है, लिख दो मोल मतलब एन है, किसका एन है, सोल्यूट का। सोल्यूट को हमने एस से डिफाइन कर दिया, तो हो गया। अपान क्या होगा, डब्लू। तो मास भी किसका होगा, फार्मूला में क्या होगा, डब्लू। तो मास ऑफ सोल्यूट होगा, ये भी बात सही है। अपान मोलर मास भी सोल्यूट होगा ना, मोलर मास भी तो उसी का होगा ऑफ सोल्यूट, यही तो होगा भाई। जिसके मोल होंगे उसी का मास होगा, उसी का मोलर मास होगा। तो आपको तो पता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डब्लू अपॉन कैपिटल एम। किसका सोल्यूट है, सोल्यूट को मैंने एस से डिफाइन कर दिया, इसको मैंने एस से डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट किससे डिफाइन करते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको डिफाइन करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इसको डब्ल्यू करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, समझिए भाई बातें। जी सर। सेम चीजें जो इधर है वही इधर है, अगर देखो ध्यान से तो ये देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब डब्ल्यू अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन एम, यही लिखेंगे ना, यस सर। तो यहाँ पे भी सेम चीजें, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल बी से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल बी से। तो अगर मैं इस फार्मूले को मॉडिफाई करूं थोड़ा सा, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा इधर देखने का कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास दो फार्मूले हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इसके कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है अपने लिए, ठीक है, ठीक है, इसका कोई अपने लिए मतलब नहीं है, ठीक है। इधर आओ, हमारे पास दो फार्मूले, कितने हैं, दो फार्मूले। एक है कैपिटल एम मोलारिटी, ठीक है, जहां पे है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं भैया, डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन है। टोटल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं हम, v, ये डिवाइड में 1 आ जाएगा। और किस में है बेटा ये लीटर में है, किसमें है ये, लीटर में। तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, सबसे ऊपर वाला ये नीचे वाला, ऐसे ऐसे होगा ना। तो बनेगा फार्मूला क्या है यहाँ पे, कैपिटल M बराबर स्मॉल w, ये m है, ये 1 ऊपर जाएगा, 1 को भाई इससे मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये v इंटू में आएगा ऐसे। तो बना क्या, W अपान M इंटू वी। वी किस में है, ये लीटर में है, किस में है, लीटर में। और अगर लीटर में ना हुआ तो क्या बन जाएगा, ये कैपिटल M बराबर W अपान M इंटू में यहाँ पे V इंटू में 1000, ये हमारा कैपिटल ml। कब होगा, जब ये ml में होगा। किस में होगा बेटा, ये ml में। ये लीटर में है तो ये फार्मूला है, ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सेम चीजें हम मोलालिटी के लिए यूज करते हैं, स्मॉल m के लिए। स्मॉल m मतलब मोलालिटी, इसके लिए मोलालिटी के लिए सेम चीजें है। क्या फार्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही है, देख सकते हैं W अपान M, यस सर, बटा टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, यही है, किसमें होगा वो, केजी में होगा, किसमें होगा वो, केजी में होगा। तो बटा सॉल्वेंट क्या होता है, कैपिटल W, बटा क्या, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई करके। जानते हो ना, इतना तो जानते हो यार, स्मॉल m बराबर W इंटू में 1 अपान M इंटू में कैपिटल W, यही होगा। और किस में है ये, केजी में है, किस में है ये, केजी में है। तो यहाँ पे लिखोगे W अपान M इंटू में कैपिटल W। यहीं पे सेम चीजें देखा जाए, स्मॉल m बराबर, अगर ये ग्राम में हुआ तो, अगर मान लो ये ग्राम में हुआ तो W अपान M इंटू में W इंटू में 1000 हो जाएगा। 1000 का होगा जब ये किस में होगा, ग्राम में होगा, किस में होगा, ये ग्राम में होगा। तो ये फार्मूला निकल के आता है जो बुक में होता है। तो ये दोनों फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने यहाँ समझाया है, पीछे चेक कर लो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वही W अपान M, वही W अपान M। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, V। टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, W। सारी चीजों को मैंने वहां पहले ही डिफाइन कर दिया है, तो इस चीज को आप पहले भी डिफाइन कर सकते हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। हम किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन के बाद हम जो भी बातें होंगी उसकी करेंगे। समझ गए मेरी बात। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आ जाओ ध्यान से सुनो। मोल फ्रैक्शन को जनरली हम ऐसे से डिफाइन करते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका होता है, पहले इस बात का ध्यान देना। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दो चीज चाहिए, ध्यान से सुनो। मोल अगर फ्रैक्शन निकालना है हमें किसी का मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है तो पहली चीज तो दो चीज, किसी सोल्यूशन के अंदर दो चीज होते हैं, इस बात का ध्यान देना। एक सोल्यूट होता है, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट, इस बात का ध्यान देना। किसी का सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, इस बात का ध्यान देना। सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंट क्या है, दोनों में सबको पता है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा सोल्यूट, जिसकी कंसंट्रेशन कम सॉल्वेंट। अरे ज्यादा उसको, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जिसका सोल्यूट ज्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, इसका है सोल्यूट हो गया। अच्छा सर, इसको मैं ए से डिफाइन कर देता हूँ, इसको मैं बी से डिफाइन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का मोल अलग अलग निकाला जाएगा। तुमसे बोला जाए सबसे पहले मोल की बात करते हैं, तो मोल बराबर क्या होता है जानते हो, मोल बराबर होता है यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट या सॉल्वेंट, जो भी बोलना चाहो, सॉल्वेंट अपान टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है इसका फार्मूला, इस बात का ध्यान देना। मोल फ्रैक्शन बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट में किसी एक को ले सकते हो आप, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट और सोल्यूट का भी मोल होना चाहिए। अच्छा सर, अब निकालना किसका है, ये डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हें मोल्स निकालना पड़े सोल्यूट का, हो सकता है तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े, मोल फ्रैक्शन इधर लिखता हूँ, इधर हो सकता है तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े, यहाँ पे मोल कह दे किताब में मोल
फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। या हो सकता है तुमसे बोल दे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों कंडीशन में निकालना पड़ जाए तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वही होगा भाई, सिंपल सा फार्मूला। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, देखो सबसे पहले चीज तो मोल फ्रैक्शन ये है। मोल फ्रैक्शन को किससे डिफाइन करते हो, पहले ये बताओ, सारी बात छोड़ो। मोल फ्रैक्शन को किससे डिफाइन करते हो, पहले ये बताओ। मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हो एक्स से, किससे, एक्स से। और सोल्यूट को किससे डिफाइन कर रहे हो आप, बी से कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक्स बी बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। एक्स बी लिख सकता हूँ, यस सर। फार्मूला क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट, लिखो। सोल्यूट को निकाल रहे हो तो मोल ऑफ सोल्यूट लिखोगे यहाँ पे, मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपान टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यही लिखोगे, यस सर, यही लिखेंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, अब मोल क्या है, मोल को किससे डिफाइन करते हो आप, भाई मोल को किससे डिफाइन करते हो, कौन कौन बता सकता है। मोल को हम स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं। अच्छा सर, तो हम लिख सकते हैं एन के, मोल की जगह एन लिख देते हैं। किसका मोल निकालना है, सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है, बी है, तो एन बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, सबसे पहले चीज सोल्यूशन किससे बनता है, कौन कौन बता सकता है, ये बताओ तो। सोल्यूशन किससे बनता है, बता सकता है कोई। सोल्यूशन बनना है तो ए और बी दोनों मिला के बनेंगे, ए और बी। ए मतलब सॉल्वेंट और बी मतलब सोल्यूट, दोनों को जब जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। कह रहा है कि सोल्यूशन टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, मतलब मोल जोड़ना है। तो मोल हम यहाँ ये लिख सकते हैं, एन ए एन बी, यही बना मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूट, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। यही तो है भाई, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोल्यूशन। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को जोड़ेंगे तो मोल ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, एन ए प्लस एन बी, ये फार्मूला निकल के चला आया, एन ए अपॉन एन बी, सिंपल सा फंडामेंटल है। अच्छा सर, इसी तरह तुमसे बोला जाए निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को क्या है, मोल फ्रैक्शन को आप किसे डिफाइन करते हो, एक्स से। सॉल्वेंट को किसे डिफाइन करते हो, ए से। तो एक्स ए क्या हुआ, ये एक्स ए, एक्स ए बराबर क्या लिख दिया भैया आपने, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपान, सॉरी सॉल्वेंट निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट लिखो ना बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट अपान टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया जी सर। सेम चीजें, मोल एन, किसका मोल, सॉल्वेंट का, तो एन ए लिख सकते हैं, अपान टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन वही है हमारे पास, एन ए प्लस एन बी। ये फार्मूला आ गया ना, दोनों का फार्मूला अलग अलग नहीं है, सेम चीजें हैं। तो अगर तुमसे बोला जाए कि डिफिनीशन बताओ, डिफिनीशन क्या होगा, रेशियो। आप देखो, रेशियो मतलब होता है किसी चीज का बट्टा। मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, मोल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, द रेशियो, इधर देखो, द रेशियो ऑफ moles of solute and solvent total moles of solution is known as the mole fraction। मतलब ये दोनों का रेशियो ही मोल फ्रैक्शन कहलाता है, सिंपल सा बात। तो रेशियो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमसे बोल जाए टोटल मोल्स बनाओ, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन बताओ। अब तुमसे बोला जाए, अगर कोई बोल दे कि टोटल मोल, भाई देखो ये सोल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। अब तुमसे ये पूछा जाए, ये बोल दिया जाए कि सोल्यूशन का बनाओ, तुम टोटल सोल्यूशन मतलब तुम्हारे अंदर एक वाटर समझो, ये मान लो एक तरह का सोल्यूशन है। अब इस टोटल का मोल बताना है तुम्हें, तो सिंपल से दोनों को जोड़ दो। क्या करोगे तुम, जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे, ऐसे एक्स ए को जोड़ दो प्लस एक्स एक्स बी में जोड़ दो, ऐसे। एक्स ए मतलब मोल ऑफ फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, क्या आया है देखो यहाँ पे, ये एक्स ए की वैल्यू क्या आई है, ये देखो
एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, यही हुआ जी सर। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो नीचे उतार लो एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। मतलब किसी का जो मोल होता है 1 से ज्यादा कभी नहीं आता, किसी का जो मोल होता है वो 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता सर, 1 के अंदर में ही रहेगा। मतलब एक सिंपल सा फंडामेंटल है, तुम दोनों में से किसी एक का निकाल लो, उसके बाद 1 से माइनस कर दो। मान लो तुमने सोल्यूट का निकाला, वो आया 0.36, समझो इसका सोल्यूट का मोल, तो 1 में से तुम माइनस कर दो 0.36, बाकी का जितना बचेगा 64 वो तुम्हारा इसका आ जाएगा, सोल्यूट का हो जाएगा। तो 1 में से घटा दो, एक का निकाल के 1 में से घटाओ, एक का निकाल के 1 में से घटाओ, तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल सा बात, क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हुई। चलो आगे आ जाओ, आगे पार्ट पे बात करते हैं, सोलुबिलिटी पे बात करते हैं। ठीक है सर, अब बात करेंगे सोलुबिलिटी क्या होता है। देखो सोलुबिलिटी के अंदर हमें 3 चीज पढ़ना है, ध्यान से सुनना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बात का ध्यान देना। यहाँ से तुम्हारा और चीजें बढ़ेंगी आगे, इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो आप। उसके बाद हम बताएं, नॉर्मेलिटी है नहीं बेटा, इसमें नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे नहीं, नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी दोनों है नहीं, ठीक है। इसका ले लो आप। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सोल्युबिलिटी बात करो, द अमाउंट, देखो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन गिवन अमाउंट, जनरली 100 ग्राम, जनरली 100 ग्राम की बात कर रहा है ये, 100 ग्राम सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोलुबिलिटी दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस, कोई भी दुनिया का सब्सटेंस हो, सब्सटेंस मतलब पदार्थ हो कोई भी, उसके अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम, जनरली 100 ग्राम की बात कर रहा है, ठीक है। के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन अमाउंट जनरली 100 ग्राम, मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर, और उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए, लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए। तो किसी भी पदार्थ के अंदर कोई ही मात्रा घुली हो, 100 ग्राम की बात कर रहा है ये, उसे हम उसकी सोलबिलिटी बोल देंगे। नहीं समझ में आया और समझा, मान लो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट, कह रहा है कि एक अमाउंट, कोई भी अमाउंट जनरली 100 ग्राम का होना चाहिए, जनरली 100 ग्राम तक की होनी चाहिए। ले तुम कोई सकते हो, लेकिन जनरली 100 का रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट, जो भी अमाउंट दिया हो उसके अंदर, जैसे 100 ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है, 200 ग्राम दिया गया, उसके अंदर अगर कोई भी सॉल्वेंट घुला हो, क्या हो, घुला हो, तो इट्स कॉल्ड द सोलुबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो उस पदार्थ की वह क्या क्या कहलाती है, सोलुबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है वो, सोलुबिलिटी कहलाती है। समझ गए मेरी बातें, समझ गए मेरी बातें? हाँ चलो, तो सोलुबिलिटी के अंदर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो यार, जैसे पानी के अंदर गैस घुली हो, स्प्राइट की बोतल होती है, 200 ml की बोतल होती है जो पीते हो आप, उसके अंदर कितनी मात्रा में सॉल्यूट या सॉल्वेंट घुला हुआ है, वही है सोलुबिलिटी, वही है सोलुबिलिटी। समझ गई मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात। तो सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी यही होता है। सोलुबिलिटी में 3 तरह से सोलुबिलिटी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। एक पढ़ेंगे हम लिक्विड प्लस गैस, ठीक। एक पढ़ेंगे हम लिक्विड प्लस लिक्विड की, और एक हम पढ़ेंगे लिक्विड, एक हम पढ़ेंगे लिक्विड प्लस सॉलिड की, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब लिक्विड प्लस लिक्विड की पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम लिक्विड प्लस लिक्विड की पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या जानते हो, हेनरी लॉ। क्या पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे, इसके अंदर हेनरी लॉ पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान देना। जब हम बात करेंगे लिक्विड लिक्विड से, उसके अंदर हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ को। किसको पढ़ेंगे बता, राउल्ट्स लॉ को, राउल्ट्स लॉ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और जब हम लिक्विड प्लस सॉलिड की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके पढ़ेंगे हम कोलिगेटिव, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। समझ गया मेरी बात है,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें। हेनरी का जो लॉ है वो जनरली किसके लिए, मैं समझा देता हूँ ध्यान से। हेनरी का लॉ जो होता है वो लिक्विड प्लस गैस के लिए होता है। पहले मैं समझा देता हूँ फिर डिफिनेशन बताता हूँ। सुनो, जो हेनरी का लॉ होता है वो कहता है, क्या कहता है कि अगर किसी भी लिक्विड, पानी मान लो, के अंदर अगर तुम्हें गैस को घोलना है, समझना मेरी बात, किसी भी लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर सपोज किसी गैस को घुलना है, जैसे स्प्राइट की बोतल होती है तो उसको जब खोलते हो तो उसके अंदर से एक गैस बाहर होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके अंदर घुली होती है, जैसे बोतल खोलते हो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो कहता है हेनरी लॉ कि अगर किसी वाटर के अंदर किसी गैस को घोलना है, किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस को डिजोल्व करना है, तो उस पर प्रेशर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रेशर देना पड़ेगा। जितना तुम प्रेशर दोगे उतना गैस पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी। जितना कम प्रेशर दोगे उतना कम डिजोल्व हो जाएगी। मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। नहीं समझे? ऐसे समझो, जितना दाब लगाओगे, जितना प्रेशर दोगे उतना गैस घुलेगी, जितना कम प्रेशर दोगे उतना गैस बाहर निकलेगी। समझ गए मेरी बातें? तो ये हेनरी का लॉ होता है। ये क्या होता है? हेनरी का लॉ होता है कि जितना ज्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना ज्यादा गैस घुलेगी, कम दोगे तो कम घुलेगी। एक्चुअल में ये होता है हेनरी का लॉ। लेकिन उसके पहले हम बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। हेनरी लॉ के पहले हम थोड़ा सा वेपर प्रेशर को, अच्छा वेपर प्रेशर को नहीं, हेनरी लॉ समझा के तब वेपर प्रेशर बात करेंगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो हेनरी लॉ के लिए सिंपल सा फंडामेंटल है कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। किसके प्रेशर होता है बेटा? ये प्रेशर के होता है। किसके होता है? ये प्रेशर के होता है। इस बात का आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हेनरी लॉ जो होता है उन्होंने क्या किया था कि हेनरी वाज द फर्स्ट वन द गिवन द क्वांटिटेटिव ऑफ रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड solubility ऑफ gases एट सॉल्वेंट which is the called हेनरी लॉ। तो जब सबसे पहले जो हमारे पास हेनरी भाई साहब थे उन्होंने कहा था कि गैस और प्रेशर के बीच में उन्होंने रिलेशन दिया था कि जो हमारा मोल्स ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? प्रेशर के। किसके है भैया? प्रेशर के। किसके है वो? प्रेशर को। इसको हम क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ। मतलब सिंपल सा फंडामेंटल है, जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब उसके बराबर किसके? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब, माफ करना यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर। या कहीं कहीं इसको ऐसे लिखे रहते हैं, प्रेशर को हम पी से डिफाइन करते हैं, इस बात का ध्यान देना। और मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिफाइन करते हैं? एक्स से। किसका मोल फ्रैक्शन है? गैस का। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, या कहीं कहीं इसको ऐसा लिख देते हैं भैया, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये ऐसे लिखा होता है। तो ये जनरली दोनों में आपस में होता है। तो प्रेशर को हम किससे डिफाइन करते हैं? पी से। प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स जी से, एक्स जी। जब प्रोपोर्शनल का निशान हटाओगे यहाँ पे तो आएगा पी इक्वल में के एच एक्स जी। के एच क्या है सर? हेनरी कांस्टेंट। क्या है बेटा ये? हेनरी कांस्टेंट। कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट होता है। समझ गए? सिंपल सा फंडामेंटल यही होता है हमारे पास हेनरी का लॉ होता है। क्या होता है? हेनरी का लॉ होता है सिंपल सा फंडामेंटल, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स जी एन पी इक्वल में के एच एक्स जी, जहां पे आपको के एच बराबर हेनरी कांस्टेंट बराबर ले सकते हो आप पी अपान एक्स जी। फार्मूले इसी तीन कैटेगरी के बनेंगे, इसके अलावा बनेंगे नहीं, इस बात का ध्यान देना।
इसी 3 कैटेगरी के बनेंगे, इसके अलावा बनेंगे नहीं, ठीक है। KH होता है हेनरी कांस्टेंट, इस बात का भी ध्यान दें, ठीक है। दिस इज द हेनरी कांस्टेंट, दिस इज द हेनरी कांस्टेंट, इस बात का ध्यान दें, समझे भाई साहब। ये हेनरी कांस्टेंट होता है। अब बहुत सारे लोग इसका फिगर कहते हैं, सर फिगर बना दो। फिगर कभी भी अगर किसी चीज कोई प्रोपोर्शनल हो, अगर किसी की कोई प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई किसी की प्रोपोर्शनल है तो फिगर हमेशा मान लो तुम इधर एक्स जी ले लो, इधर पी ले लो, तो डायरेक्ट ऐसे जाएगा। प्रोपोर्शनल का जो फिगर होता है डायरेक्ट ऐसे जाता है। और कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फिगर होता है, मान लो ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता, सपोज करो ऐसे, तो ये ऐसे चला जाता। इनवर्सली प्रोपोर्शन का फिगर उस तरह हो जाता है और प्रोपोर्शनल का फिगर इस तरह से हो जाता है। तो ये होता है एक्चुअल में दोनों के। अब होता है सर इसके कुछ क्या होते हैं कि बहुत सारे यूजेज होते हैं। क्या यूजेज होते हैं भाई? सिंपल सा एक बार फिर से दोहराता हूँ। किसी भी वाटर के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर गैस के मोल को अगर तुम घोलना चाह रहे हो, मतलब गैस की कंसंट्रेशन को, गैस की मात्रा को, जो भी बोलना चाहो बोल लो, तो गैस के जो कंसंट्रेशन को अगर उसके अंदर डिजोल्व करना चाहते हो तो सिंपल सा फंडामेंटल है, प्रेशर देना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के फ्रैक्शन, गैस का मोल ऑफ फ्रैक्शन उसके अंदर डिजोल्व होगा। जितना कम दोगे उतना कम होगा। यही होता है हेनरी लॉ। समझ गए मेरी बातें? समझ गए कि नहीं समझे? बोलो बच्चे पार्टी। हाँ, ये होता है हमारे पास हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ के यूजेस कहाँ कहाँ होता है मैं बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। इसके कुछ थ्योरीम है, जैसे ब्लड होता है। गोताखोर जानते हो, जो ड्राइव करते हैं नीचे पानी के अंदर जो जाते हैं, पहन के ऑक्सीजन का वो फाल्ट होता है, पहन के अंदर नीचे जाते हैं। तो एक चीज का आपने देखा होगा उसके अंदर कि वो जब जाते हैं ना, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे पानी के जब नीचे जाएंगे तो पानी का भार उनके बॉडी में पड़ता जाएगा। तो वो पीछे एक सिलेंडर लाद के जाते हैं, सिलेंडर रखे जाते हैं। तो वो जो ब्लड है हमारा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुलती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन, जो गैस की मात्रा होती है, लिए रहते हैं क्योंकि हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उतनी ज्यादा स्पीड में वो घुल जाती है। वहां पे आवश्यकता पड़ता है। पहाड़ों पे हम जाते हैं तो वहां पे हमको आवश्यकता पड़ता है इसका एक्सपेरिमेंट। जो सीट वाटर होता है, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं या स्प्राइट पी रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं, वहां पे इसका यूज होता है। तो वहां पे मतलब पानी के अंदर गैस को घोलने का काम करता है। पानी का मतलब पानी, लिक्विड का मतलब पानी से नहीं है। लिक्विड का मतलब कोई भी, ब्लड भी हो सकता है वहां पे, और कोई लिक्विड हो सकता है। मतलब किसी भी चीज के अंदर गैस को घोलने की बात कर रहा है। बस वो फॉर्म कैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए, उसकी बात कर रहा है ये हेनरी का लॉ। ठीक है भाई साहब, चलो अगला आता है हमारे पास लिक्विड प्लस लिक्विड की बात। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। थोड़ा सा किसकी बात करेंगे बेटा? वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर का सिर्फ मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा यहाँ पे। देखो, पहले ये समझो कि वेपर क्या होता है। वेपर क्या होता है समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ठीक है। मान लो मैं एक बर्तन लेता हूँ, ध्यान से सुनना, कोई भी एक वस्तु लेते हैं हम अपने हिसाब से, और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दिक्कत वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। डिसिप्लिन पे आओ, केमिस्ट्री में आ जाओ, और यहाँ पे लैब है। मान लो मैंने कोई एक खुला पात्र ले लो, कोई दिक्कत है नहीं सर, है कोई खुला पात्र? चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, चलो, ये हमारे पास है, समझो सपोज करो। अगर इसके अंदर लिक्विड भरा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ये हमारा ऐसा है, कुछ ऐसा 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 ऐसा, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अगर हम चाहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम नीचे से इसको गर्म करें, क्या करें, इसको हम नीचे से गर्म करें, तो जाहिर सी बात है इसका जो वाटर होगा क्या होगा, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? H2O भरा हुआ है। वो वेपराइज हो जाएगा। जब वेपराइज्ड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ऊपर उठ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही बात है। अब वेपर प्रेशर कैसे बनता है, ध्यान से सुनो। वेपर प्रेशर ऑलवेज क्लोज सिस्टम में बनता है, इस बात का ध्यान देना। किसमें? क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो क्लोज होना चाहिए। जैसे ये डिब्बा मैंने मानते तो पूरी तरह से हमने क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। क्या कर दिया इसको हमने? क्लोज कर दिया। अब समझना ध्यान से। अब मैं अगर नीचे आग लगाता हूँ, समझना, यहां तक हमने लिक्विड भर दिया है, तो लिक्विड क्या हो जाएगा? वेपराइज्ड होगा, ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वेपराइज्ड होगा, वेपराइज्ड होगा, वेपराइज्ड होगा, वेपराइज्ड होगा। अब ये बाहर तो निकलना पाएगा भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाके इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये ऐसे,
इकट्ठा हो जाएंगे, सब इकट्ठा हो जाएंगे इकट्ठा। तो कुछ देर बाद जब ये बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या करेगा, कुछ देर बाद ये देखेगा लिक्विड और जो गैस होगी, जिसके अंदर गैस बन रही होगी, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसकी दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब जब ये बाहर निकल नहीं पा रहा है, इधर तो जा नहीं पा रहा है, तो नीचे की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये प्रेशर। क्यों, क्योंकि गैस ऐसे नाचना स्टार्ट कर देगी। गैस ऐसे ऐसे नाचते 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 ऊपर के नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो इस पर क्या लगाना है, तो वेपर द्वारा, जो वेपर द्वारा हमारा प्रेशर लगाया जाता है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। वो वेपर बन कहाँ रहा है, किसी भी क्लोज बर्तन के अंदर, किसी भी क्लोज बर्तन के, खुले में नहीं बनता वेपर। खुले में वेपर प्रेशर नहीं बनता, वेपर बनता है, वेपर प्रेशर नहीं बनता। तो प्रेशर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बंद सिस्टम चाहिए। कोई भी सिस्टम को क्या होना चाहिए, बंद, क्लोज होना चाहिए। जब सिस्टम जैसे यहाँ पे अगर मैं वेपर प्रेशर बनाना चाहूँ नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका ये सराउंडिंग मतलब ये क्या है, ओपन है। अगर बंद कर देंगे तब वेपर प्रेशर बनना चाहिए। जैसे आप ठंडा की बोतल खोलते हो ना, तो हिला के खोलते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बहुत प्रेशर बन जाता है। खोलते हैं तो वो बाहर भाग जाता है, ठंडा बाहर निकल जाता है, ऐसी चीज़ें। पार्टी और ट्यूब देखो, तो वेपर द्वारा प्रेशर लगाने को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। राउल्ट्स लॉ को हम समझेंगे, और राउल्ट्स लॉ एक बहुत बड़ा लॉ नहीं है, बस ऐसे समझो, मजाक मजाक में सही चीज़ समझ में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एकदम मस्त तरीके से आएगा बच्चा, एकदम मस्त तरीके से। सबसे पहले ये है किसके लिए, ये बात सुनो। ये होता है लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए। इसके लिए होता है भाई साहब, लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए है। मतलब एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास एल्कोहल प्लस H2O वाटर, ये दोनों एल्कोहल और वाटर को ऐड कर दो, ऐसा ही है। तो मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं पहले जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा, उसके बाद सब समझ में आएगा। इसका डिफिनीशन आपको लिखना पड़ेगा, समझना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है। मैं लिखवा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, चलो मैं लिखवा भी दूँ। सुनो, तुम्हारे पास दो कंटेनर है, सपोज करना, ध्यान से सुनो, बस समझते जाना। तुम्हारे पास दो कंटेनर है, सॉरी, दो कंटेनर है समझो, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ध्यान से सुनना, दोनों क्लोज हैं, दोनों क्लोज हैं। इसमें मैंने डाल दिया H2O, ठीक है, ये भी 100 ग्राम है, 100 ml है। यहाँ हमने डाल दिया एल्कोहल, ठीक, ये भी हमारे पास क्या है, 100 ml, ठीक ठीक। अब तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ इन दोनों का वेपर प्रेशर कैसे है भाई। ये प्योर है H2O, ये प्योर एल्कोहल है, दोनों अभी क्या है, ये भी सॉल्वेंट है अपने लिए, और ये भी अपने पास सॉल्वेंट ही है, और दोनों बराबर क्वांटिटी में है, तब भी कोई दिक्कत। एक की क्वांटिटी को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसका मैं 50 ml कर देता हूँ, ठीक है, ठीक, सिंपल सा समझना आप। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिए, इसको दोनों को मैं मिक्स करता हूँ। एक बड़ा कंटेनर लेता हूँ मैं, और इसको दोनों को मैं मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मैंने डाल दिया इसके अंदर एल्कोहल 50 ml प्लस H2O कितना था, 100 ml, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये वेपराइज्ड हो रहा था, यहाँ पे इसका वाष्प दाब अलग था, यहाँ पे अलग। अच्छा, ये प्योर है तो मैं बोल, इसको देखो, ये मेरे पास एक कंटेनर पहला वाला है, तो मैं पहला वाला है इसको मैं A मान लिया, दूसरा वाला को मैंने B मान लिया। इसका वेपर प्रेशर है, इसको मैंने P नॉट मान लिया, इसको मैं P नॉट मान लिया, 1 सॉरी, और इसको मैंने 2 मान लिया। क्लियर है मेरी बात, 1 मान लिया, 2 मान लिया, क्यों मान लिया भाई, ये पहला वाला है। P क्या है, P है द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो पहला वाला प्योर सॉल्वेंट है उसको हमने P1 नॉट मान लिया, P1 नॉट मान लिया, या PA नॉट मान लिया, तो हटा दो। और जो दूसरा हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या है, P नॉट, B क्या है, वही है सेम, वही है सेम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PV नॉट, ठीक है। मान लिया भाई ये भी प्योर है, नॉट जहां लगा हो प्योर होता है,
ये पहला वाला ए वाला है, ये बी वाला है। अच्छा, अब मैंने ए और बी दोनों को मिला दिया। पहली चीज तो अब ये प्योर नहीं है, मिलाने के बाद तो ये प्योर नहीं होंगे पहली बात। तो यहाँ पे हो सकता है पी ए एंड पी बी, ये होगा, नॉट नहीं हुआ ना। पी ए क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ H2O। पी ए वही था ना, पी बी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कोहल। भाई बी यही था हमारे पास, भाई पी बी यही था, पी ए था, लेकिन प्योर नहीं है तो वो हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर भी वेपर प्रेशर बन रहा होगा, यहाँ भी वेपर प्रेशर बन रहा है, यहाँ भी वेपर प्रेशर बन रहा है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए इस सोल्यूशन, ये क्या है, पूरी तरह सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में कोई चीज प्योर नहीं होती, इस बात का ध्यान देना। ये दोनों अलग अलग चीजें थी। अब आपसे पूछा जाए, ये बताओ, ये बताओ इस सोल्यूशन के अंदर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तुमसे पूछा जाए कि इस सोल्यूशन के अंदर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो तुम कहोगे सर कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी फ्रैक्शन या जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं समझे, दो बर्तन था, एक बर्तन के अंदर दारू थी, एक बर्तन के अंदर जल था, दोनों को मिला दिया गया। मिलाने के बाद तुमसे पूछा गया बताओ इस बर्तन के अंदर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल फिर से समझो, इस बोतल के अंदर अल्कोहल और जल दोनों को मिला दिया जाए, बंद कर दिया जाए और इसको टेम्परेचर नीचे से दिया जाए, तो तुमसे पूछा जाए कि इसमें किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। भाई जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वही तो ज्यादा वेपराइज्ड होगा, वो ज्यादा वेपराइज्ड होगा तो वो ज्यादा उड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो वो ज्यादा प्रेशर भी लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके मोल फ्रैक्शन कम होंगे उसके वेपर प्रेशर कम होगा। तो जैसे यहाँ पे 100 ml है, यहाँ पे 50 ml है, तो दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, H2O का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसका मोल फ्रैक्शन कम उसका वेपर प्रेशर कम होगा, यही बात है। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, इसका ही निकालोगे। टोटल का मतलब हो गया सोल्यूशन का ही तो निकलेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, तो किसका निकालोगे, पी टोटल मतलब ये इसका ही निकलेगा। पी मतलब वेपर प्रेशर, टी फॉर टोटल। तो वेपर प्रेशर टोटल किस कैसे आता है, बिलियन से ही आएगा भाई, इसे ये तो अलग अलग है लेकिन मिलाने के बाद ही तो पता चलेगा ना टोटल वेपर प्रेशर। अच्छा ये सब बाई बात छोड़ो, तुम्हें कुछ समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। दो चीज है, दोनों को मिलाने के बाद जिसकी मात्रा ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसकी मात्रा कम उसका वेपर प्रेशर कम। यही है राउल्ट का लॉ, यही है राउल्ट का लॉ। अगर किसी भी सॉल्यूशन को तुम सर्टेन इक्वालिटी या सर्टेन मात्रा में लिए हो तो उसमें जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसकी क्वांटिटी कम उसका वेपर प्रेशर कम। समझ गए मेरी बातें। तो यही होता है राउल्ट्स का लॉ होता है भाई, यही क्या होता है, राउल्ट्स का लॉ होता है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। ये क्या होता है, राउल्ट्स का लॉ होता है, जहां पे पी टोटल बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला पी टोटल बराबर P1 x1 प्लस P2 x2। ए की जगह आप लिख सकते हो ए, टू की जगह आप लिख सकते हो बी, समझ गए। ए की जगह x1 की जगह आप लिख सकते हो ए, और बी की जगह लिख सकते हो यहाँ पे टू की जगह बी लिख सकते हो यहाँ पे। तो फार्मूला ऐसे भी बन के निकलता है यहाँ पे, पी टोटल बराबर पी ए एक्स ए प्लस पी बी एंड एक्स बी, ऐसे भी निकल के आता है। आप चाहे 1 2 मान लो चाहे ए बी मान लो, आपकी अपनी इच्छा है। समझ गए। जितने प्रेशर ज्यादा हो गए राउल्ट्स के नाम से, राउल्ट्स का आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर भाई होगा उतने उसके क्वांटिटी उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे, इस बात का हमेशा ध्यान देना। और आओ देखो इधर जाओ समझा देंगे। पी टोटल बराबर पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स
बी। पी टोटल है क्या, ये हो रहा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस बात का ध्यान दो। हो सकता है कुछ क्लियर करो। पी ए क्या होता है, पी ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कौन सा प्योर सॉल्वेंट, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला होता है हमारे पास। मतलब दो हमारे पास लिक्विड होते हैं, लिक्विड में पहले वाले लिक्विड। एक्स ए क्या होता है, एक्स ए होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ पी ए। पी ए के अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन होता है, पहले वाले के अंदर भाई पानी डाला था ना तुमने, पहले वाला कंटेनर यही था, तो इसके अंदर जो भी वाटर के मोल फ्रैक्शन रहे होंगे उसकी मात्रा को डिफाइन कर रहा है। सेम चीजें, पी वी बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ सेकेंड वाला जो बर्तन होता है लिक्विड वाला होता है। और एक्स भी वही होता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ पीवी। पीवी के अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन होता है, मतलब दूसरे बर्तन के अंदर जो भी अल्कोहल की मात्रा होती है वो होता है हमारे पास। तो टोटल हमारे पास क्या निकल के आता है, पहले वाला का दाब और उसका मोल फ्रैक्शन, दूसरे वाला का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन। पहले वाले में जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी किसी भी चीज़ की उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा, दूसरे वाले में जितनी भी जिसकी मात्रा होगी उसके उतना वेपर प्रेशर आएगा। दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारा पी टोटल सोल्यूशन का आ जाएगा। और यही फार्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, समझ गए। तो जितना हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है जिसका उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होता है, ये हमारे राहुल भाई साहब ने कहा था। लेकिन ये है क्लोज पैकेज के लिए, मतलब क्लोज बर्तन के लिए, इस बात का हमेशा ध्यान देना। चलो अगला हमारे पास है यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे, डिपेंड्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कोई भी चीज। सपोज करो, क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि कोई भी दुनिया की चीज है जो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। क्या होती है, हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जैसे इस पानी के अंदर ये हमारे पास एक बोतल है, इस बोतल के अंदर कितना तुम नमक मिलाओगे, कितना तुम शुगर ऐड करोगे, उतना ज़्यादा ये मीठी या खट्टी होगी या नमकीन होगी, डिपेंड करेगा तुम क्या मिला रहे हो। शुगर मिला रहे हो, 10 ग्राम शुगर डालोगे कम मीठी होगी, 20 ग्राम डालोगे और ज़्यादा मीठी होगी, 50 ग्राम ऐड करोगे और ज़्यादा मीठी होगी, 100 ग्राम करोगे और, तो डिपेंड करेगा उसकी क्वांटिटी पर कि कितना तुमने इसके अंदर ऐड किया। जितना ज़्यादा इसके अंदर तुम किसी सोल्यूशन के अंदर जितनी भी चीज़ें तुम उसके अंदर जो चीज़ ऐड करते जाओगे वो उतना ज़्यादा उस पर डिपेंड करता जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए भाई साहब, समझ गए। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा एक छोटे टॉपिक पे। जो राउल्स का लॉ होता है ना, यहाँ एक चीज और होता है, एक होता है आइडियल सोल्यूशन, ध्यान से सुनना, आइडियल, और एक होता है नॉन आइडियल। ये इंपॉर्टेंट है भैया, नॉन आइडियल, इस बात का ध्यान देना, आइडियल नॉन आइडियल। तो जो राउल्स के लॉ को फॉलो करेंगे, ध्यान से सुनो, जो राउल्स का लॉ होता है, फॉलो करता है, जो राउल्स के लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आइडियल सोल्यूशन बोल देंगे। जो राउल्स के लॉ को नहीं फॉलो करता है उसको हम नॉन आइडियल बोल देंगे। सिंपल सी बात, समझ गए मेरी बात। उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन आइडियल। राउल्स के रूल को फॉलो करेगा, फॉलो करना किसको है, यही ना कि जितना वेपर प्रेशर होगा उतना उसके मोल फ्रैक्शन होंगे, उतना उसका मोल फ्रैक्शन होगा, उतना वेपर प्रेशर होता है। इस रूल को जो फॉलो करेगा
वो आइडियल होगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल हो जाएगा। और जब नॉन आइडियल होगा कोई चीज, तो ध्यान से सुनो, नॉन आइडियल से दो चीज होते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन होता है, ठीक है, और एक निगेटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट ना है हमारे लिए, तो पॉजिटिव पढ़ लेना और निगेटिव को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दोनों को होता है पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों ये नॉन से ही आते हैं, नॉन आइडियल से आते हैं, इस बात का ध्यान देना। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे आ जाओ। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, डिपेंड्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ पार्टिकल डिपेंड करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, रिलेटिव 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 लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। एक क्या है वेपर प्रेशर, मतलब समझते होगे, वेपर का प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है, लोअरिंग मतलब होता है कम होना, कम होना संबंध में। तो जो वेपर प्रेशर किसी का कम क्यों होता है, इसके सिर्फ इतना सा मतलब है, ये जानना चाह रहा है इस हेडिंग के थ्रू कि किसी का वेपर प्रेशर कब कम होता है, कम कब होता है। तो सिंपल से है, यहाँ पे वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जो होता है हमारे पास, उसको मैं अगर ऐड कर दूं किसी भी लिक्विड के अंदर, ध्यान से सुनना, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को अगर मैं किसी के अंदर ऐड कर दूं, तो जायज सी बात है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अभी ये होता क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज्ड नहीं होते, जो वेपराइज्ड नहीं होते, जो वेपराइज्ड नहीं होते, मतलब जो वाष्पदाल, जो वाष्पित नहीं होते, मतलब जो गैस में कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें हम नॉन वोलाटाइल बोल देते हैं या वेपराइज्ड बोल देते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे हमारे पास शुगर है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है हमारे पास, जैसे हमारे पास NaCl है, जैसे हमारे पास यूरिया है, क्या है बेटा, यूरिया है हमारे पास, यूरिया है, ये सब क्या है, सब नॉन वोलाटाइल है, सब नॉन वोलाटाइल है, सब नॉन वोलाटाइल है। अगर इसको हम किसी भी वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं, तो जैसे कोई पानी है, तुम गर्म कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जैसे कोई पानी है, वाटर है, उस वाटर को आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, सपोज करना, और वो भाप बन के उड़ जा रहा है, भाप बन के उड़ जा रहा है, उड़ जा रहा है। अब हमने क्या किया कि इस वाटर के अंदर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को ऐड कर दिया। ध्यान से सुनना, ये मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है भाई, ठीक। इसके अंदर हमने नमक के पार्टिकल्स को ऐड कर दिया, नमक जाके यहाँ पे ऐसे घुल जाएगा, पूरे में घुल जाएगा। अब ये तो नॉन वोलाटाइल है भाई, पानी क्या होता है, पानी तो वेपराइज्ड हो जाता है, पानी तो भाई जल्दी वाष्पित हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नमक नहीं होगा, साल्ट तो होगा नहीं, तो इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ से जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से गैसेस फॉर्म में निकलना चाहेगा या गैस बन के बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नमक के पार्टिकल है, वो उसको निकलने नहीं देंगे। जब निकलने नहीं देंगे, सिंपल सा फंडामेंटल है, जब यहाँ से वाष्पित ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, तो वेपराइज नहीं बनेगा ना, वेपराइज नहीं होगा, वाष्पित होगा नहीं, वेपराइज्ड होगा नहीं तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, सिंपल सी फंडामेंटल है। तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए मेरी बातें? इस बात को समझे कि नहीं समझे? तो किसी का जो वेपर प्रेशर होता है अगर कम होना है, तो सिंपल से ये क्या पूछ रहा है, फिर से समझा दे रहा हूँ। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मतलब वेपर का जो प्रेशर होता है, लोअरिंग मतलब क्या होता है, कम हो जाता है, किसके संबंध में, इसी के संबंध में हमें नॉलेज चाहिए। तो हम अगर किसी भी वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो सीधा यहाँ पे क्या है, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल सब्सटेंस, सिंपल सा बात, सब्सटेंस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस से ही हम क्या करते हैं यहाँ पे
ये हमारा किसी का भी वेपर प्रेशर कम किया जा सकता है। समझ गए मेरी बातें? इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ, द रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज द नो एज द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है, ये भी एक अकॉर्डिंग होता है राउट लॉ के हिसाब से होता है। ये राउट लॉ के हिसाब से ही मान लो उसका ही थ्योरम है, एक तरह का उसका कही गई एक बात है, थ्योरम है, ऐसे समझ लो। इसका फार्मूला क्या होता है सर? फार्मूला यही होता है पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट बराबर यहाँ पे एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमेशा अगर आए तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ये फार्मूला होता है। इस बात को याद रखना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप इसकी डिफिनीशन लिखवा दीजिए। तो भाई देखो यार, डिफिनीशन इसकी तुम अपने हिसाब से लिख लेना किताब से, बुक से। बड़ी छोटी सी डिफिनीशन है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को एडजस्ट करने के। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब यही है, वेपर प्रेशर के कमी कब आती है, किसी भी वेपर प्रेशर में कमी कब आती है। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, व्हेन द एडेड ऑफ द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस देन द वेपर प्रेशर ऑफ एनीथिंग या वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है वो? सॉरी, डिक्रीज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ रिलेटिव लेवल वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बातें? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आगे क्या है हमारे पास? ये नॉट है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, पी नॉट क्या है यहाँ पे, पी एस क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है, ध्यान से सुनो। पी नॉट यहाँ पे है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस है। पी एस है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर। आप भाई देखो, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया है। ये अकेले था वाटर इसके अंदर, तो ये उड़ जा रहा था। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है? एक्स क्या है बच्चा? एक्स क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल। जितना ज़्यादा तुम नॉन वोलाटाइल ऐड करते जाओगे उसके अंदर, उतना उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लिया जाए, आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारे पास आगे आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, बस समझते जाओ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है किसी चीज में इंक्रीज होना। क्या होना? इंक्रीज होना। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग कब आती है? किसी की बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग कब होती है, बढ़ता कब है? किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कब जाता है? पहले तो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट समझना चाहिए। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? पहले तो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट समझना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? एक तरह की कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? लिक्विड टू गैस फॉर्म, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने की। गैसियस फॉर्म में किसी चीज को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो जिस कंडीशन पे वो हो रहा होता है वही उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। अब आप कहोगे समझ में अभी भी नहीं आया हमारे पास, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे पानी है, पानी को आपने गर्म किया, तो पानी जैसे ही लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वही क्या होता है? उसकी बॉइलिंग पॉइंट। अब ये कह रहा है कि किसी की बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी कब होती है, इंक्रीज कब हो करता है, एलिवेशन कब करता है, बढ़ता कब है। बढ़ने से तात्पर्य क्या है, ऐसा समझो। बढ़ने से तात्पर्य क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करो। और ये एक काम और ध्यान सुनना, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है जानते हो ना? स्मॉल m मतलब मोलारिटी के होता है। किसका होता है? मोलारिटी के। ये डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी जो है वो एलिवेशन ऑफ होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये मोलारिटी पे डिपेंड करता है। मोलारिटी पे डिपेंड, सॉरी यार, मोलारिटी किसकी? मोलालिटी पर, मोलालिटी पर डिपेंड करता है। मोलालिटी जानते हो ना? स्मॉल m बराबर W, अभी बताया था कुछ देर पहले।
कैपिटल W इंटू में 1000, ये इस पर डिपेंड करता है, इस बात का ध्यान देना, चाहे वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, इस बात का ध्यान देना। ठीक है भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुन, सबसे पहली चीज की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज का क्या मतलब है, एलिवेशन का क्या मतलब है। एलिवेशन का मतलब तो होता है इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करना, समझ करो। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान से समझना, समझ में सब आ जाएगा। एक दूसरा कंटेनर मैंने और ले लिया, ठीक। मैंने इसके अंदर सिर्फ वाटर को ऐड कर दिया, ध्यान से सुनना। वाटर को मैंने इसके अंदर ऐड किया, इधर नीचे मैंने आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। क्या लगा दी मैंने? आग लगा दी। नीचे मैंने जब आग लगाया ना, तो ये ऑटोमेटिक वेपराइज होना स्टार्ट हुआ, वो नीचे उड़ गया, ठीक। अब ये बताओ, ये जब उड़ जा रहा है, ये फ्लाई कर जा रहा है, ये यहाँ पे वेपराइज्ड हो जा रहा है, तो ये बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज़्यादा? कम है। कोई भी वाटर जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इस बात का ध्यान। लिक्विड से गैस बनने में 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए सर। अच्छा, हमने एक लिक्विड और लिया यहाँ पे, ठीक है। इस लिक्विड के अंदर हमने मिला दिया साल्ट। क्या मिला दिया हमने इसके अंदर? साल्ट मिला दिया। क्या मिला दिया? साल्ट मिला दिया। दोनों में से ये बताओ, ध्यान से सुनना, दोनों में से कौन जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा? ये वाला, ये वाला। दोनों में से गैस में जल्दी कन्वर्ट कौन होगा? तो आप कहोगे सर ये वाटर अकेले है, ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाटर और साल्ट दोनों है, तो ये वेपराइज होने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? ये स्लो है और ये फास्ट है। बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फास्ट है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट फास्ट है, इसका मतलब हुआ उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्या है? कम है। जो जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है। और जिसको बॉइलिंग पॉइंट, जिसको वेपराइज्ड होने में टाइम लग रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इस बात का समझ। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ? इसका। क्यों ज्यादा हुआ? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस यूज कर दिया तुमने इसके अंदर, नमक को ऐड कर दिया इसके अंदर ना, NaCl ऐड कर दिया इसके अंदर, या NaCl ना हो तो आपके पास यूरिया ऐड कर दो इसके अंदर। इस वजह से ये क्या हो गया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ गया। वो बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ जा रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे हम? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं कि व्हेन द ऐड ऑफ द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन एनी सॉल्यूशन, देन दिस टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर हैव बीन गॉन अवे, मतलब बहुत ज़्यादा उसका गॉन अप हो जाता है, उठ जाता है। तो इस वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके पीछे भी यही रीजन है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ क्यों जाएगा? क्योंकि जो जल्दी पहले गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था, उसको गैस में कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है। जब टाइम लग रहा है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? बढ़ गया है। इसीलिए बोलते हैं जो हमारे पास एलिवेशन ऑफ, ध्यान से सुनो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसको हम डेल्टा टीबी से डिफाइन करते हैं। और डिपेंड करता है किसके, जानते हैं? टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। टी फॉर टेम्परेचर होता है बच्चा, टेम्परेचर होता है, और बी फॉर होता है हमारे पास, ये स्मॉल बी होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ गए मेरी बात? जी सर, इस बात का ध्यान देना। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? मोलारिटी। यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं के बी इंटू में एम। तो जो के बी होगा हमारे पास, क्या होता है वो? क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो। क्या होता है? मोलल एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या? के बी। जो के बी होता है वो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। इस बात का ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। क्या आता है फार्मूला यहाँ पे? डेल्टा टी बी के बी, एम की जगह क्या लिख सकते हो आप? W अपॉन एम इंटू में कैपिटल इंटू में 1000। ये पूरा फार्मूला निकल के आ जाता है। जहाँ एम है, एम की जगह हम इसको लिख सकते हैं। देखो एम बराबर पूरा इसको उतार सकते हैं। तो ये फार्मूला तुम्हारे बुक में होता है, ये बुक में तुम्हारे फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यूज कर लेना भाई। डिफिनीशन याद हो ना याद हो, लेकिन इसको याद कर लेना हमेशा। इस बात का ध्यान देना,
आगे देखो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाओ। अगला हमारे पास है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आओ दिखाते हैं, बस समझते जाओ। फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो तुम। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज का जम जाना, किसी चीज का जम जाना, जैसे बर्फ का जमना, ये फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कम होना, किसी की जमावट में कमी कब आती है? जैसे बर्फ जल्दी जम जा रही है तो हम चाहते हैं बर्फ जल्दी ना जमे, थोड़ा लेट लगे जमने में। तो लेट लग रही है जमने में, मतलब क्या हो जा रहा है? उसमें कमी आ जा रही है। उसमें क्या आ जा रही है? कमी आ जा रही है। तो ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी जमावट में कमी आ जाती है? सिंपल से भी इसके अंदर भी वही रीजन है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। क्या है? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। इसके अंदर भी सब्सटेंस भी इसके अंदर ऐड कर दो। नहीं है तो कोई भी एक अलग से सॉल्वेंट यूज कर दो, ये भी किताब में दिया गया है, कोई भी एक अलग से सॉल्वेंट यूज कर दो तब भी हो जाता है। और ये भी किस पर डिपेंड करती है? ये भी डिपेंड करती है मोलालिटी पर। किस पे? मोलालिटी पर। ठीक है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा टी एफ से डिफाइन करते हैं, टी एफ से। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम के, जहाँ पे डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल को इंसान हटाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा के एफ एम। के एफ में क्या होता है? ये होता है हमारे पास एक तरह का फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है? फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है, एक तरह का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट तो होता है के एफ। तो यहाँ फार्मूला आता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ को एम का जानते होगे आप, डब्ल्यू इंटू में डी इंटू में 1000। ये फार्मूला निकल के आ जाता है इसका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ से तुम के एफ की वैल्यू अगर निकालना चाहो निकाल सकते हो। के एफ बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन एम, स्मॉल एम है, ठीक है, स्मॉल एम। तो रेशियो ऑफ डेल्टा टी एफ एंड एम इज नो एज द के एफ, ऐसा बोल सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्या करना समझ में सब आ जाए ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, साफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। जैसे बर्फ है, फ्रीजर आपके पास है ना, फ्रीजर, पानी फ्रीजर रखते हो, उस फ्रीजर के अंदर बर्फ को जमाओ, जम जाएगा। अब एक काम करो, उसके अंदर कुछ अलग से, उसके अंदर थोड़ा सा ना पानी के साथ तुम तो ऐड कर दो। देखो आपके पास जो क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स वाला जो सांचा होता है ना, होता नहीं है, उस क्यूब्स में एक वाटर गेल डाल दो, एक में, और एक में तुम डाल दो दही के साथ वाटर को डाल दो। नहीं दही नहीं, एक काम करो, मैंगो जो स्प्राइट ले लो और वाटर ले लो, दोनों को मिला के डाल दो। देखो कौन जल्दी जम जा रहा है? जो जल्दी जम जाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो लेट में जमेगा उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम है। वाटर जल्दी जम जाएगा, और जो आपने स्प्राइट और वाटर का सॉल्यूशन ले रखा होगा वो उसको जमने में थोड़ा थोड़ा सा ही लेट लगेगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। और इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए मेरी बातें? हाँ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलते हैं उसको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए भाई? समझ गए मेरी बातें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हमारे पास क्या है? ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर, एक बात को ध्यान से सुनो पहले। सबसे पहले ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसको हम पाई या सॉरी और पी से डिफाइन करते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो कहीं कहीं फार्मूला तुम्हें लिखेगा यहाँ पे, पाई बराबर सी आर टी, जहाँ पे सी जानते हो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन होता है, या आप इसको मोलारिटी बोल सकते हो, मोलारिटी बोल सकते हो सीधा सीधा। आर तुम्हारा क्या होता है? एक तरह का कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। टी तुम्हारा होता है टेम्परेचर, क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो पहले ओस्मोसिस होता क्या है मैं समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। ओस्मोसिस के पीछे लॉजिक क्या है? देखो ओस्मोसिस जो होता है एक सिंपल सा फंडामेंटल में समझाता हूँ। जैसे वाटर है, जैसे सेब की पन्नी होती है ना, इसमें सेब खरीद के लाते हो आप, बाई करके लाते हो मार्केट से, चीनी उनी वाली जो पॉलीथीन होती है ना, वही है। उसे बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। क्या बोलते हैं उसको हम? एसपीएम, एसपीएम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेमी
परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक तरह की ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, पन्नी होती है, झिल्ली होती है, जिसके अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो एक जगह से, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो पाते हैं। सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी ओर ट्रांसफर हो पाते हैं धीरे धीरे करके, वो जना ही नहीं देते, वो छोट, और उसके अंदर का जो छेद होता है, उसके अंदर जो मतलब पन्नी के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट से देखने पे ही दिखाई देते हैं। तो ये होता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस है क्या सर? ओस्मोसिस के पीछे सिंपल सा फंडामेंटल है। जैसे समझो आप, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, और ये हमारे पास दो कंटेनर है, समझो मेरी बात, इसके बीच में हमने लगा दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे SPM। इधर मैंने ले लिया 3 लीटर्स लिक्विड, मतलब हम वाटर ले लिया, ठीक है, और मैंने इधर लिया है 2 लीटर वाटर एंड 1 लीटर मिल्क ले लिया, 1 लीटर मिल्क ले लिया। समझो मेरी बात ध्यान से, या मैं 500 ml ले लिया, मिल्क ले लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए दोनों में से क्वांटिटी किसकी पास ज़्यादा है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 ml है। तो आप कहोगे सर कि A में ज़्यादा क्वांटिटी है, B में कम क्वांटिटी है। अच्छा, ये प्योर है, देखो ये तो सॉल्यूशन है क्योंकि इसके अंदर दो लोग मिले हैं, वाटर एंड मिल्क। ये प्योर क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है ये? सॉल्वेंट। वाटर की मात्रा किधर ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है। कम किधर है? इधर कम। तो जिधर ज़्यादा होता है उधर से, जिधर ज़्यादा होता है उधर से कम की तरफ, जिधर कम होता है उस तरफ ऑटोमेटिक ये जाना स्टार्ट हो जाता है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ, ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल या पार्टिकल होते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस। देखो जैसे हम आटा चालते हैं ना घर में, तो छन्नी होती है एक, चलनी इसको बोलते हो आप लोग। तो वो क्या होती है? वो थोड़ा सा बड़ी होती है, उसके छेद बड़े होते हैं। तो सिंपल सा देखते हो ना, उसमें से आटा छोटे छोटे कण होते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि आटा की मात्रा चलने में जब लगते हो तो ज़्यादा होती है, उसमें भूसी की मात्रा कम होती है, जो भूसा होता है उसकी मात्रा कम होती है, तो भूसा ऊपर रह जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। सेम ऐसे ही चीज़ें, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा छोट होता है। तो इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ओस्मोसिस बोलते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो वाटर इधर से इधर आ रहा है वो इधर ना आए, तो मैं छोटा सा इस पर प्रेशर लगाऊंगा, थोड़ा सा इस पर प्रेशर, मतलब ओस्मोसिस की रिएक्शन जो हो रही है, ओस्मोसिस की प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पे, उसको रोकने के लिए जो भी प्रेशर यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे क्या किया जाता है? एक्सटेंड किया जाता है या इस पे लगाया जाता है, उसको हम ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मतलब कि किसी भी रिएक्शन को, किसकी रिएक्शन को? ओस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो भी प्रेशर लगाया जाता है उसको हम ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं उसको हम? ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओस्मोसिस की रिएक्शन को रोकने के लिए जो भी बनाया जाता है उसको हम ओस्मोसिस प्रोसेस, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इस बात का ध्यान देना। ये हो गए तुम्हारे मेन इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। जहाँ पे C बराबर फार्मूला होता है N/B, इस बात का भी ध्यान देना। कहीं कहीं लिखा रहता है पाई बराबर N/B RT, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है P बराबर N/B RT, तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे PB बराबर NRT लिखा रहता है, तो बच्चे ये भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये सब फार्मूला एक दूसरे से ही रिलेट है, ठीक है। सारे फार्मूला चाहे आप P लिखो चाहे पाई लिखो, सब एक दूसरे से रिलेट हैं। जब मैं तुमसे बाकी फार्मूला कैसे करना जाएगा, किस तरह से इस पर पकड़ बनानी है, किस प्रकार से प्रोसेस किया जाएगा, वो मेरे पे छोड़ दो, वो मैं करूंगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने उस पर बात कर लिया था, हमने उस पर बता दिया था, ठीक है भाई साहब। तो इतनी बातें तुम ध्यान दे लो, इतनी चीजों को तुम अच्छे से कर लो, बाकी जहां पे दिक्कत आएगी हम हैं, हम कर लेंगे, उसके लिए तुम बिल्कुल टेंशन मुक्त रहो, इस बात की गारंटी देते हैं, ठीक है। अब अगला लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, उसके पहले इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किस कैटेगरी के बनते हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो इसमें कितने लोग हैं इस बात का ध्यान दो। P है यहाँ पे, N है यहाँ पे, R है यहाँ पे, T है। इसमें 4 तरह के न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जितने लोग रहेंगे उतनी तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या है? समझो आप,
जिस फार्मूले में जितने लोग रहेंगे, जैसे यहाँ पे कितने फार्मूले, कितने तरह के फार्मूले बना सकते हैं देखो यहाँ जो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, डेल्टा टी बी, के बी, डब्लू एम या कैपिटल डब्लू, इतने तरह के न्यूमेरिकल इस पे बनाया जा सकते हैं। अब न्यूमेरिकल को पहचानना कैसे है, कैसे उस पर पकड़ बनानी है, ये मेरे पे छोड़ दो, मैं बताऊंगा कैसे पकड़। पहले जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं उस पर, और एक चीज का विशेष ध्यान, वही टॉपिक में पढ़ाया हूँ यहाँ पे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों का सिलेबस सेम है, उस पर फोकस करना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है बच्चा, नोट्स पीछे के कुछ डिफिनेशन हमने लिखा है, समझाएं हमने पूरी तरह से, तो प्लीज उसको माइंड में रख के अपना एक आप डिफिनेशन यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आराम से मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया से बेहतरीन तरीके से, ठीक है बच्चा पार्टी, चलो बाय बाय, टेक केयर।